हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एम पी सी एस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 22nd कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज आर्म्स सेल एंड आर्म्स ट्रेड। ठीक है। अब देखो, ये भी जो टर्म है वो आर्मामेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बंदूकें, मिसाइल, गोला बारूद, टैंक, फाइटर जेट्स, लेकिन प्रॉपर अगर हम वैसे आर्मामेंट्स की बात करें छोटे लेवल पे, तो आप एक वर्ड को पकड़ के चल सकते हो, बंदूकें अलग अलग प्रकार की। ठीक है। बजूका, या कोई भी जो चीज़ इंसान हाथ में लेकर फायरिंग कर सकता है या फिर अटैक कर सकता है या उस इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ छोड़ सकता है बॉम्ब की तरह, वो है आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। इतना तो आप जान ही गए हो। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये ट्रैक कर सकें कि कौन से नेशंस जो हैं वो इनको सेल आउट कर रहे हैं और इनके व्यापार में इन्वॉल्व है। अभी कुछ लेक्चर पहले, 3-4 लेक्चर पहले, मैंने एक बात कही थी आपसे, निर्वैर ईशा, याद है? मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इन जो नेशंस हैं, ये डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अमेरिकन नेशंस हैं या यूरोपियन नेशंस हैं, इनके ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि जो आतंकवाद है, ये यूनाइटेड नेशंस के पोडियम और प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये नेशंस ये बोलते हैं कि हमें आतंकवादी संगठन को खत्म करना है, पूरे का पूरा मिटना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है। इंडिया ने भी ये प्रपोजल मूव करा था सीसीआईटी का, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वो अलग बात है कि अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं हो सका। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि क्या इंटरनेशनल टेररिज्म की कोई डेफिनेशन है, तो नहीं जी, अभी तक यूनाइटेड नेशंस में कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है इंटरनेशनल टेररिज्म की। लेकिन जैसा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो ब्लेम लगाते हैं, तो वो ब्लेम लगाते हैं इन यूरोपियन नेशंस के ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, कि इनकी आर्मामेंट्स की इंडस्ट्री इतनी वेल डेवलप्ड है और ये जो अच्छी क्वालिटी के आर्मामेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को दे रहे हैं ताकि आतंकवाद का खात्मा ना हो सके, जिससे एक आतंकवादी का ग्रुप दूसरे आतंकवादी के ग्रुप से लड़ सके। आतंकवादियों के बीच में भी लड़ाई होती है, ऐसा कभी भी मत सोचना कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनका टारगेट सिर्फ ऐसा होता है कि कंट्री के व्यवस्था को, गवर्नमेंट को, प्रशासन को खत्म करना, सिविलियंस को हार्म पहुंचाना, देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना नहीं। एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन के साथ कंपटीशन में रहते हैं कि दुनिया में डंका जो है, डर का, दहशत का, ये जो माहौल है, ये माहौल बनाएगा कौन। इसलिए आपको याद होगा हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस में, निर्भय ईशा, मैंने आपको एक चीज बताई थी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में यूपीएससी ने आज से कुछ साल पहले, आई थिंक इन द ईयर 2016 और 17, एक क्वेश्चन पूछा था इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में। मैंने आपको बताया था ये कि टेररिज्म इज इमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। याद है कि टेररिज्म जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह इमर्ज हो रहा है। तो इंडस्ट्री का टॉपिक जो जीएस पेपर 3 में गिवन है इकोनॉमिक्स की डोमेन में, और टेररिज्म का टॉपिक अगेन जो जीएस पेपर 3 में गिवन है इंटरनल सिक्योरिटी के डोमेन में, यूपीएससी ने इन दो टर्म्स को लिंक करके जो वास्तविकता है आज की दुनिया की आतंकवादी संगठनों वगैरह की, उसको कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया था और पूछा था कि डू यू थिंक दैट टेररिज्म इज इमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, गिव रीजंस टू एलुसिडेट एंड इलैबोरेट योर आंसर, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन था वो। ठीक है। तो आरोप जो हैं वो इन नेशन स्टेट्स पे लगते हुए आए हैं, और मैं ये मानता हूं पर्सनली कि आरोप काफी हद तक ठीक भी हैं। ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने अभी कुछ लेक्चर पहले बात करी थी, आतंकवादी संगठन जो लड़ते हैं, ठीक है, या मान लो कि चलो आपस में नहीं लड़के, वो सिविलियंस को हार्म कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हर्ट कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ने से रोक रहे हैं, तहस नहस करके रख दी है, बहुत सारी कंट्रीज को बंजर जमीन बनाकर रख दिया है। ठीक है, ऑल आर एक्सेप्टेड थिंग्स। लेकिन पॉइंट ये है कि इन नेशन स्टेट्स के पास तो इतनी हाई मशीनरी, हाई वेपन, जो वेपनरी का जो सामान होता है, जो आर्मामेंट्स होते हैं, नेशन स्टेट्स और उनकी आर्मी के पास, उनकी आर्म फोर्सेस के पास तो बहुत हाई क्वालिटी के वेपन्स होने चाहिए। लेकिन उतनी ही हाई क्वालिटी के वेपन्स आतंकवादी संगठनों के पास पहुंचे तो पहुंचे कैसे? किसने सप्लाई करा उनको वो आर्मामेंट्स, वो बजूका, वो मिसाइल, वो हाई टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट?
वहां पर कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना होते हैं। अगर कोई पर्सन आतंकवादी तो वो साइंटिस्ट बनकर थोड़ी ना गया है, या फिर सारे के सारे साइंटिस्ट थोड़ी ना रिक्रूट हो जाते हैं। ऐसा कोई ट्रेंड थोड़ी ना, ऐसी कोई रिपोर्ट थोड़ी है जो कि ये बताए कि पढ़े लिखे लोग, बहुत काबिल लोग, इंजीनियर लोग, साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये जा कहां से रहा है इनके पास सामान? ये जा रहा है सामान, इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, इसका जो रूट है, वो है ये डेवलप्ड कंट्रीज। और यही झूठा दिलासा देती हैं यूएन के पोडियम पर जाकर, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर जाकर बड़ी सारी ट्रीटीज को साइन करते हुए ग्लोबल मीडिया के सामने कि हम तो जी आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो ये चाहते हैं आतंकवादी संगठनों का खात्मा हो। जब तक किसी कंट्री की बात उसके खुद के इंटरनल सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर पर नहीं आ जाती है, तब तक उस कंट्री को अकल नहीं आती है। अमेरिका बहुत बड़ा डेफिनेटली वेपन्स का सप्लायर, आर्मामेंट्स का सप्लायर होगा आतंकवादी संगठनों के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में वो चाहता होगा कि यहां पर वॉर या इंटरनल डिस्टरबेंस या सिविल वॉर कंटिन्यू रहे, जिससे हमारा जो वेपन्स का धंधा है वो बढ़ता चले। लेकिन 9/11 के हमलों में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और बहुत सारी जगहों पर जहां पर प्लेन गिरे थे, 4 जगह पर प्लेन गिरे थे, जब अमेरिका की बदनामी हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑलमोस्ट 90+ कंट्रीज के लोग जो है उस टाइम पर काम कर रहे थे। पूरी दुनिया ने जब अमेरिका की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की थू करी, तब जाकर अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने के लिए कि हम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हैं, ओसामा बिन लादेन को उठाया, अफगानिस्तान में घुसा तालिबान का खात्मा करने के लिए। लेकिन अगेन एक सवाल हमारे दिमाग में आता है और आना चाहिए, वो ये है कि भाई साहब आप अफगानिस्तान में गए हो, अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो है वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, और वहां पर चाहे कोई सी भी पावर हो, चाहे तालिबान का जो है वो संगठन क्यों ना हो, आपने वहां के राष्ट्रपति अशरफ घानी को भगवा दिया। आप चाहते तो उनकी प्रोटेक्शन करवा सकते थे, वहां के पार्लियामेंट को, वहां की जीडीपी को, वहां की अर्थव्यवस्था को, हर चीज को आप एक स्टेबिलिटी का मोड दे सकते थे। लेकिन आप वहां पर घुसे और आप वहां पर अपना मुंह काला करवा कर आ गए कि हम तो जी अपने फोर्सेस को बाहर निकाल रहे हैं, 10 साल हमें हो गए हैं, हम नहीं कर पाए खात्मा, तालिबान को हम नष्ट नहीं कर पाए। अगर तालिबान को नष्ट नहीं कर पाए, यानी कि तालिबान इनको करारी शिकस्त दे रहा था, करारी टक्कर दे रहा था। अब तालिबान अगर इनको करारी टक्कर दे रहा था तो कोई मुक्के घूसों की लाते ऐसी फाइट तो चल नहीं रही थी, वो फाइट चल रही थी आर्मामेंट्स की। तो सवाल ये आना चाहिए हमारे मन के अंदर कि तालिबान के पास इतने हाई वेपन्स, हाई मशीनरी, हाई आर्मामेंट्स आए कहां से? और ये जो ब्लेम है, एक्सपर्ट्स ये जानते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि अमेरिका ने एक झूठा पूरा का पूरा, जैसे स्टेज शो होता है मूवीज के अंदर, पूरे का पूरा प्लॉट रचाया जाता है झूठा सा, वैसा एक प्लॉट रचाया कि हम तालिबान को मिटाने के लिए अफगानिस्तान में जा रहे हैं और हम इतने वेल इक्विप्ड हैं कि उनका तहस नहस कर देंगे, खात्मा कर देंगे। ओसामा बिन लादेन को तो भाई साहब आपने एक रात में उठा लिया था, 24 घंटे भी नहीं लगे थे आपको। वो है भी कहां? डेड बॉडी है उसकी, वो जिंदा है, मर गया है, किसी को कुछ नहीं पता। आप तालिबान को 10-15 साल तक खत्म नहीं कर पाए और वहां से मुंह काला करवाकर वापस निकल गए। और बल्कि वहां पर आपने बेड़ा कर 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 और गए कि वहां के राष्ट्रपति को, जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने थे, वहां पर जो पार्लियामेंट था, आपने पूरी जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी अफगानिस्तान के अंदर, उसको ध्वस्त करके रख दिया। तो यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका से हम ये एग्जांपल सीख सकते हैं कि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, स्पेशली अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र खेलते हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब टेररिज्म को बढ़ावा हम ऐसे चलो ब्लेम ना लगाएं, लेकिन आर्मामेंट्स की सप्लाई के लिए तो भाई आर्मामेंट तो हमें यही सिखाया गया है कि आर्मामेंट्स और पीस, शांति व्यवस्था और बंदूकें कभी साथ में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेशंस ये चाह रहे हैं कि इनका धंधा चले, इनका कारोबार चले, इनकी दुकानें चले, और जब बहुत ज्यादा सप्लाई में आर्मामेंट्स और ये बजूका, मिसाइलें, टैंक वगैरह रखे जाएंगे तो लोग या कंट्री को अपने घर पे सजाने के लिए, म्यूजियम के लिए तो रख नहीं रही है, तब जाकर कंट्रीज के अंदर पड़ोसी मुल्कों को लेकर उत्तेजना बढ़ती है। एक कम्युनिटी के अंदर दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट विद इन द सेम कंट्री उत्तेजना बढ़ती है। तो ये नेशंस ये चाहते हैं, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, ये नेशंस चाहते हैं कि सिविल वॉर हो, रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, एक पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क से भिड़े। और जब ऐसा कुछ होगा तो इनका जो धंधों का कारोबार है वो बहुत ज्यादा इनको तरक्की देगा इन देशों को। और ये देश ज्यादातर
एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि ज़्यादातर आज जो ये देश सर्वाइव कर रहे हैं, ये अपने बंदूकों के व्यापार पर, मिसाइल्स के व्यापार पर, टैंक्स के व्यापार पर, कुल मिलाकर आर्मामेंट्स के व्यापार पर सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इनको बहुत पैसा आता है, डिमांड बहुत रहती है। ये एक ऐसा धंधा है जिसका सीजन कभी बंद नहीं होता। सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड, कुछ भी हो, देर सवेर हो, लेकिन डिमांड पीछे से आई जाती है, सप्लाई की बल्कि कमी रहती है, और प्राइसेस हमेशा स्काई रॉकेट होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं दोस्तों कि आर्म सेल्स या फिर आर्म्स ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो जो सिस्टम होता है वेपन्स की प्रोडक्शन का और उनको सेल करने का, उनको हम कहते हैं, उस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेपन्स का प्लस उनकी सेल, यानी कि वेपन्स प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद वो बिकने के लिए रेडी हो गए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों आर्म्स सेल या फिर आर्म्स ट्रेड। अब बेसिकली ऐसा होने क्यों लगा है, मतलब ये कुछ सेंचुरीज पहले ये आर्म्स की प्रोडक्शन और जो सेल है क्यों होने लगी है। तो देखो, जब से ये इंडस्ट्रियलाइज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आए ना, कि हाथों से ना ये सारे हथियार बनाकर अब ये इंडस्ट्रीज में बनने लगे हैं, तो जिस 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 कंट्री के यहाँ ये वाली डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है कि इंडस्ट्रीज उनके यहाँ कपड़े, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग ना करते हुए आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उन कंट्रीज़ का जो स्टेक है आर्म्स ट्रेड में वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, विद रिस्पेक्ट टू आर्मामेंट्स की क्रिएशन, विद रिस्पेक्ट टू आर्मामेंट्स की मेंटेनेंस, एंड विद रिस्पेक्ट टू आर्मामेंट्स की ग्रोथ। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ लेक्चर पहले बताया था, अपने डिफेंस बजट से लेकर, डिफेंस बजट तो हो गया चलो कंट्री की सुरक्षा के लिए, डिफेंस बजट से लेकर अपने देश के डिफेंस प्रोडक्शन तक बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने महारत हासिल कर ली है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आर्मामेंट्स, कि अब आर्मामेंट्स, हथियार वगैरह इंडस्ट्रीज में जो है वो बनने लगे हैं। और अगर आप किसी भी कंट्री का ये ट्रेंड देखोगे कि उनके यहाँ आर्मामेंट्स की, डिफेंस की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो उसका ग्राफ जो है वो आपको शूट अप होते ही मिलेगा अगर आप पिछले 50 साल या 100 साल के उन कंट्रीज के आंकड़ों को देखो। अब जो मार्केट है, पूरा का पूरा जो कारोबार है आर्मामेंट्स का, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ बनता जा रहा है। स्पेशली आरोप ये लगता है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनकी 2 ईयर्स ईच की ड्यूरेशन होती है, और ये साइकिल रोटेट करती जाती है। ये 10 बने 2 साल के लिए, फिर अगले 10 को मौका दिया जाएगा 2 साल के लिए, फिर अगले 10 को मौका दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो ये तो सफल होकर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स रहते हैं। तो आरोप ये लगाते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि जो P5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, P5 का मतलब होता है दोस्तों, P5 की फुल फॉर्म होती है 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो आरोप ये लगता है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये आर्म्स की मार्केट को इसलिए बढ़ाते रहते हैं, हवा देते रहते हैं, बिकॉज ये उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ वेल्थ है। इससे इनको बहुत सारी अपनी करेंसीज में फ़ायदा होता है, इसलिए आर्मामेंट्स की ट्रेड, आर्मामेंट्स की सप्लाई, आर्मामेंट्स की सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अपने देश के अंदर इन्होंने इतना दिमाग लगाया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी कि इंडस्ट्रीज बनाते हैं। वो इंडस्ट्रीज कपड़े जूते नहीं बनाएगी, खाना नहीं बनाएगी, वो इंडस्ट्रीज बनाएगी हथियार, आर्मामेंट्स। ठीक है, तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, एक बार ये हम स्टार्ट को ज़रा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। USA, चाइना, UK, रशिया और फ्रांस। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, तो जिस साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो उन 10 के नाम याद कर जाना। उन नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो चेंज होते रहेंगे हर 2 साल बाद, तो उन नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से रीजन से कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। तो देखो, परमानेंट मेंबर्स तो ये रहे 5, जो रेड कलर की सीट्स यहाँ पर सिंबलाइज्ड हैं। अगर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर्स की, जिसके लिए 10 सीट होती हैं हर 2 साल का, जो जिनका टेन्योर होता है, तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको ध्यान से देखो, कुछ मेंबर्स आते हैं अफ्रीका से।
ठीक है। कुछ आते हैं एशिया से, कुछ आते हैं लैटिन अमेरिका या कैरिबियन रीजन से, ठीक है, और कुछ आते हैं वेस्टर्न यूरोप से, और कुछ आते हैं ईस्टर्न यूरोप से। अगर आप इनका ब्रेकअप देखो, अफ्रीका में यहाँ पर आपको 3 सीटें दिख रही हैं, उसके बाद एक स्लैश लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 3 अफ्रीका के हो गए, 2 एशिया के हो गए, 5, फिर 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के हो गए, ठीक है, 7, उसके बाद आपका एक हो गया यहाँ पर ये वेस्टर्न यूरोप, 8, और 2 हो गए ईस्टर्न यूरोप से, 10। अब पता है यहाँ पर आरोप यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सबसे बड़ा क्या लगता है, यहाँ पर आपको दुनिया का हर एक कोना दिख रहा है। मैं आरोप पहले बता देता हूँ, वो चलो हम अपनी मेंस की क्लासेस में वैसे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आरोप ये लगता है इनके ऊपर कि एक तो देखो वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं, और यूएन में चलो हम उनके मेंबर की तरफ देख लें तो 193 प्लस कंट्रीज हैं जो यूएन की मेंबर्स हैं, राउंड फिगर में 200 पकड़ लेते हैं। अब वहां पर ऐसे आप हर 2 साल के लिए 10 मेंबर को लेकर आओगे नॉन परमानेंट, तो यार ऐसे करके जो शफलिंग होगी, कुछ कंट्रीज का जिनका नॉन परमानेंट मेंबरशिप का टेन्योर था, उनके पास वैसे भी कोई नॉन परमानेंट मेंबर बन के बहुत कोई स्पेशल पावर्स तो आ नहीं जाती हैं, तो कम से कम इस नंबर को बढ़ाओ, और दूसरा परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाओ, ठीक है। आपका होमवर्क ये आपको ये बताना है, इंडिया ने रिसेंटली अभी कुछ नेशंस के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया था दोस्तों, ठीक है। इंडिया ने अभी कुछ नेशंस के साथ मिलकर एज अ दोस्त उनको लेकर, एज अ फ्रेंड उनको लेकर कुछ ग्रुप बनाया था, जिससे इंडिया की डिमांड ये थी कि हमें, मतलब इंडिया खुद कह रहा था कि मुझे और मेरे इन साथियों को हमें परमानेंट मेंबर बना दो। तो आपको बताना उस ग्रुप का नाम क्या था और उस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री शामिल थी। तो हर एक साल जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के, नहीं यहाँ पर ये 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए 10, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और अच्छा, हर साल इलेक्ट करती है, 1 साल का लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी। तो हर 2 सालों के लिए जैसे 5 आ गए, दूसरे साल 5 आ गए, और उनकी फिर शफलिंग होकर वो जाते रहते हैं, फिर अगले 10 10 10 10 5 5 5 5 आकर ऐसे बैठते रहते हैं। लेकिन एक बार में रहेंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स वो 10 ही रहेंगे, परमानेंट वाले तो फिक्स ही हैं, वो तो 5 ही हैं। और यहाँ पर जो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी सीट्स जो डिवाइडेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो रीजनल बेसिस पर है। रीजनल बेसिस का मतलब ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि ये वेपन्स की सप्लाई करते हैं, आर्मामेंट्स की सप्लाई करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, उनके नाम है यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। और हाल ही में ऐसा देखा गया है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं ना, वो भी कूद गए हैं इस होड़ में, इस रेस में, कि भाई हम भी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम भी आर्म्स की ट्रेडिंग करेंगे, हम भी दुनिया को जो भी बन सकता है हमारे हाथों से, जितनी भी मिसाइल, बंदूकें वगैरह बन सकती हैं, हम ये पूरी दुनिया में सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ये काम कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में से, वो कर रहे हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इसराइल। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मैप लिया है जो कि कोल्ड वॉर एरा का मैप है। अभी कोल्ड वॉर एरा का वर्ल्ड मैप मैंने क्यों लिया है? बिकॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसा जो टर्म होता है, या फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जैसा जो टर्म होता है, ये कोल्ड वॉर के टाइम पर यूज होता था दोस्तों। आज तो हम ऑफिशियली अनऑफिशियली ऐसे ही बोल देते हैं इसको। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं इसको, जस्ट अ मिनट। हाँ, ग्रीन कलर की जो आपको कंट्रीज दिख रही है ना, ये सारी की सारी, तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज किसको बोला जाता था? जो अमेरिका और उसके अलायंसेस के जो सपोर्टर्स थे, नेटो, सीएटो, सेंटो। इसलिए मैंने आपको बोला ये कोल्ड वॉर के एरा में ये टर्म्स यूज होती थी।
सेकेंड वर्ल्ड, जहाँ पर आप ये येलो मैप देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपका हो गया यूएसएसआर, रशिया और पूरे का पूरा जो बाकी 14 कंट्रीज थी जो मिलाकर यूएसएसआर बनते थे, प्लस वो कंट्री जो उनकी अलाइज थे जिन्होंने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर रखा था, तो ये हो गया यूएसएसआर। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसे कहते हैं? जिन्होंने जस्ट कॉलोनाइजेशन को खत्म करके डीकॉलोनाइजेशन के थ्रू आज़ादी प्राप्त करी थी। वो ज़्यादातर जो देश हुआ करते थे वो थे एशिया के और अफ्रीकन कंट्रीज, प्लस साउथ अमेरिकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिका या कैरेबियन वगैरह जो ये कंट्रीज हैं, ज़्यादातर तो एशिया और अफ्रीका की थी। अब यहाँ पर इनको थर्ड वर्ल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज आज़ादी के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने दोनों ने इनके सामने प्रपोजल रखे थे कि आओ हमारे अलायंस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, दूसरी साइड कहते थे हमारे अलायंस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यानी कि अमेरिका चाहता था ये जो देश आज़ाद हुए नेटो सीएटो सेंटो को ज्वाइन कर ले, यूएसएसआर चाहता था ये वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर ले। लेकिन इन नेशन स्टेट्स ने एक अपना खुद का ग्रुप बनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम, कि ये प्रॉमिस करा था इन्होंने अपने आप से और एक दूसरे से कि भाई हम पहले की तरह जाति और गुलामी नहीं सहेंगे, हम अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, चाहे तरक्की हमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी भी हो, अब हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकते हैं बहुत अच्छे से, हमें किसी के आसरे रहने की नीड नहीं है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब है वी विल नॉट अलाई विद एनी सुपर पावर, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर। तो थर्ड वर्ल्ड स्टेट जो हैं, जो कि मतलब यूएसए के एलाइज नहीं है, यूएसएसआर के एलाइज नहीं है, उनका कैंप नहीं ज्वाइन कर रखा है, या आप इनको पहले के नैम स्टेट्स बोल सकते हो, या फिर आज के समय में अगर आप आपको इनको नाम देना है तो आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो, दीज आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर डेवलपिंग नेशन स्टेट्स, मेनली फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये भी आर्मामेंट्स की प्रोडक्शन में, उसकी सेल में, उस रेस में बहुत ज़्यादा आगे कूदते चले जा रहे हैं। राइटर हमें यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जब ये गल्फ वॉर हुआ था ना, दूसरा वाला, पहले तो इराक कुवैत में घुसा था और अमेरिका की फोर्सेस घुसी थी, मोर देन अराउंड 32-34 कंट्रीज थी। जब ये सेकेंड गल्फ वॉर होता है 1991 वाला, ठीक है, अक्टूबर 1991 में, जिसको अमेरिका ने क्या नाम दिया था? अमेरिका ने इसको कोड नेम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गल्फ वॉर के बाद और इराक के खात्मे के बाद, जब इराक ने कुवैत पे इन्वेजन करी थी और सद्दाम हुसैन वगैरह को पूरा का पूरा उनकी फोर्सेस को हराया जब अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर्स ने, और यहाँ पर इस बार मोर देन 40+ कंट्रीज जो हैं वो एंटर करी थी इराक के अंदर इराकी फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए। तो पर्शियन गल्फ वॉर के बाद जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो अक्टूबर 1991 में उनके बीच में एक समझौता होने वाला था। मैंने उसकी पिक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो समझौता हुआ ही नहीं, एक्शन में ही नहीं आया, वो बन ही नहीं पाया एग्रीमेंट कभी। उसका नाम होने वाला था लंदन गाइडलाइंस ऑफ अक्टूबर 1991। ये किस लिए गाइडलाइंस थी? सिंपली इनका मकसद था, लंदन गाइडलाइंस ऑफ अक्टूबर 1991 के ऊपर कहीं पर भी मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये इनिशिएट ही नहीं हो पाया एक्शन। लेकिन इसका मकसद क्या था? गल्फ वॉर के बाद ये देखा गया था कि भाई अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर्स ने दुनिया भर की अनगिनत बंदूकें, मिसाइल, टैंक, बजूका, कौन कौन से हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या यूज़ करा था इराकी फोर्सेस का खात्मा करने के लिए। उसको स्मार्ट बॉम्ब वॉर भी बोला जाता है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आज से पहले किसी वॉर में देखी नहीं गई थी। उस ज़माने की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला ये वॉर था बेसिकली, जो कि अमेरिका की साइड से, जो उसके कोलिशन पार्टनर्स थे, वो इतनी हाई टेक आर्मामेंट्स को यूज़ कर रहे थे। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो गाइडलाइन, ये एक ट्रीटी जो है साइन होने वाली थी इन 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स के बीच में कि यार इतने हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो है हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, मानवता की भलाई के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक तरफ रखने के लिए, मतलब स्टेबल रखने के लिए। तो इसका मकसद यही था, आर्म्स कंट्रोल, टू कैप एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ आर्म्स, यानी कि आर्म्स कंट्रोल।
स्पेशली उन कंट्रीज और उन रीजन्स में जहां पर वॉयलेंस चल रहा है, ठीक है, वहां पर ये जो ट्रीटी साइन होने वाली थी ना इन 5 परमानेंट मेंबर्स के बीच में, लंदन गाइडलाइंस ऑफ अक्टूबर 1991, तो उसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि जो भी एरियाज अनस्टेबल हैं, इनस्टेबल हैं, जहां पर वॉयलेंस चल रहा है, जहां पर आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, वहां पर कैसे भी करके हमें अपने आर्म सप्लाई नहीं करने। अब एक बात बताओ, अगर इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रीटी आ रही है, निर्भय ऋषा आप खुद बताओ, तो यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स को पता है ना कि हम जो है यहाँ पर आर्मामेंट सप्लाई करते हैं, तभी आपस में ट्रीटी साइन कर रहे हैं ना, कि उन रीजन में जहां पर आतंकवादी संगठन एक्टिव है हम आर्म सप्लाई करते हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज इस ट्रीटी में ये भी बोले जाने वाली थी कि हमें किसी भी रीजन के अंदर जो रीजनल पावर बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब रीजनल पावर बैलेंस क्या होता है, जैसे मतलब मान लो कि कल को रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने लगा और यूएसएसआर जो है वो पाकिस्तान को सॉरी वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, और यहाँ पर दोनों देशों को जो सुपर पावर्स हैं वो अपने अपने आर्मामेंट जो है वो पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कि लड़ो तुम आपस में वो करके। तो जो रीजनल पावर बैलेंसेस से वो तो डिस्टर्ब होगा ना। इंस्टेबिलिटी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। बच्चे स्कूल कहाँ पर नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, जब सब कुछ वॉर का माहौल चल रहा होगा, जब ग्रुप्स भिड़ रहे होंगे आपस में, कंट्रीज पे कंट्रीज भिड़ रही होंगी आपस में, जो बॉर्डर स्टेट्स होंगे, जो गांव होंगे, वो बेचारे दहशत में लोग होंगे वहाँ पर। लेकिन सभी 5 परमानेंट मेंबर जो है वो यहाँ पर ड्रामेबाजी करने लगे टू फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका नाम होने वाला था, अगर ये मतलब इनिशिएट हो जाता, लंदन गाइडलाइंस ऑफ अक्टूबर 1991, एंड दे कंटिन्यू टू सेल आर्म्स टू सच रीजन्स, ठीक है, और वो आज भी सेल करते रहते हैं। ये मतलब आरोप जो है गल्फ वॉर के बाद से लेकर अभी तक इनके ऊपर लग रहा है कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो आर्मामेंट सप्लाई करते रहते हैं। और जो मेजर आर्म सप्लायर्स हैं, ऑब्वियसली बात है इन्हीं की बात हो रही है, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर रिलक्टेंट टू सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब वो पीछे हटने को मानते ही नहीं है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो सबसे चरम सीमा पर होना चाहिए, सबसे टॉप एपेक्स गोल होना चाहिए। लेकिन इन नेशन स्टेट्स के लिए अपनी दुकानें चलाना, अपना कारोबार बढ़ाना, बंदूक के आर्मामेंट सप्लाई करके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है रेदर देन इंश्योरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऐसा राइटर का कहना है। तो दोस्तों आप हमारे डेडिकेटेड ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी। और इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको अवेल करनी है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर आप बता देना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, 21 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। पेमेंट करते ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट इन नंबर्स पर भेज देना, हमारी टीम आपको डायरेक्टली पीपीटी जो है वो सेंड कर देगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।